Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके लिए कौन से केसेस हैं जिससे एक जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो डिस्चार्ज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द केसेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये तो केस बताए गए हैं किन किन केसेस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के बीच में हुआ है और वो जो है ख़त्म हो गया है, उनकी जो ऑब्लिगेशन थी दोनों पार्टीज़ की वो उससे फ्री हो गई है, ये क्या कहलाता है? टर्मिनेट होना कॉन्ट्रैक्ट का है, डिस्चार्ज होना कि दोनों अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो ये किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से केसेस में एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिस्चार्ज होता है वो डिस्कस करते हैं। बाय परफॉर्मेंस और टेंडर, एंड बी बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लैप्स ऑफ टाइम एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टू पार्टीज हैं ए एंड बी, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ फ्लाईओवर इन अ सिटी एंड ए इज म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड बी इज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखिए दो पार्टी हैं ए एंड बी, जो ए पार्टी है वो सिटी की म्यूनिसिपल अथॉरिटी है एंड जो बी पार्टी है वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब कुछ ऐसे रीज़न हो गए जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, या फिर जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस डन कर दी। मीन्स जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उसने कंसिडरेशन देना था कंस्ट्रक्शन कंपनी को, एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम था फ्लाईओवर बनाना, उन्होंने वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो डन कर दी। सो यहाँ पे क्या होगा, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगी, या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती हैं वो क्या कहलाता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टर्मिनेटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या केस है? बाय परफॉर्मेंस और टेंडर। इससे कैसे होगा? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज एंड देयर नथिंग रिमेन्स टू डू। अब जब दोनों पार्टी के जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्होंने वो परफॉर्मेंस डन कर दी, अब कुछ बचा नहीं है करने को, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, तो जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने किसी को अपना हाउस सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, दूसरी पार्टी ने आपको कंसिडरेशन देना था, कैश देना था, जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था देने को। सो दूसरी पार्टी ने आपको कैश दे दिया और आपने जो है उसको हाउस सेल कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस से डन हुआ है, उससे डिस्चार्ज हुआ है, दोनों की जो ऑब्लिगेशन है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है। सो ये क्या कहलाता है? बाय परफॉर्मेंस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बी केस क्या कहता है? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। अब जो दूसरे केस में बात कर रही है वो है म्यूचुअल कंसेंट, मीन्स आपसी सहमति से या आपस में उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसके थ्रू वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही हैं। अब इसके लिए फर्दर एग्रीमेंट और कंसेंट से टर्मिनेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये गिवन है नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर एंड मर्जर। इन सभी से एग्जाम में जैसे नोवेशन के बारे में पूछा गया है, रिमिशन के बारे में पूछा गया है, वेवर के बारे में पूछा गया है। सो इस तरीके से पॉइंट्स में पूछा गया है, मैचिंग में पूछा गया और वैसे भी पूछा गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। ये आते हैं म्यूचुअल कंसेंट में आपके, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज की आपसी सहमति से, मीन्स दोनों की मर्जी से टर्मिनेट हो रहा है, वो केसेस इसमें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोवेशन क्या होता है? नोवेशन होता है कि मान लीजिए आपने जो किसी अदर पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहे हो। व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग वन बिटवीन द सेम पार्टी। अब देखिए पार्टी तो सेम है, जिसके साथ आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था वही पार्टी है, लेकिन आप उस पार्टी के साथ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की बजाय उसका एक सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो उसको रिप्लेस कर रहा है, आप उसकी बजाय कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसी पार्टी के साथ कर रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या हो सकता है उसी पार्टी के साथ, या फिर एक और थर्ड पार्टी के साथ आप कर रहे हो। ये भी कैसी कंडीशन होगी? जब आप नोवेशन कर रहे हो, कुछ नया उसमें लेकर आ रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में। सो नोवेशन शुड टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपसे पूछा जाता है नोवेशन कब तक हो सकता है, नोवेशन का होता है कि जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी परफॉर्मेंस डन होने से पहले आप ऐसा कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप जो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
उसकी बजाय कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उसके सब्सटीट्यूशन में लेकर आना चाहते हो तो उसकी परफॉर्मेंस के डन होने से पहले आप ऐसा कर सकते हो। ये होता है नोवेशन में। अब बात करते हैं कि रिसेशन में क्या होता है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट ये उसी में आता है। ये होता है टेक्स प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड। इसमें आपने एक शब्द याद रखना है जो वर्ड है कैंसल्ड, कि जब कुछ आपकी ऐसी कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें से आपने कुछ कंडीशंस को, ये कुछ टर्म्स को जो है आपने कैंसिल कर दिया, तो उसके थ्रू भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि कुड बी डन बाय अ म्यूचुअल कंसेंट। और दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, व्हेन वन पार्टी फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी कुड रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फियर ऑफ क्लेम ऑफ कंपनसेशन। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक पार्टी, जो आप दूसरी पार्टी थी, आपने उसको गुड्स को सेंड करने का ऑर्डर दिया था कि आपको जो है इतना रॉ मटेरियल या इतनी गुड्स जो है आपको चाहिए, और उसने आपने जो टाइम पीरियड उस अदर पार्टी को दिया था कि आपको इस टाइम पीरियड तक ये गुड्स चाहिए, लेकिन जो अदर पार्टी है उसने आपको उतनी गुड्स उस टाइम पर नहीं पहुंचाई, या जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उसको परफॉर्म करने में फेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको ख़त्म कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। मीन्स जब दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने पर, उसमें परफॉर्मेंस में फेल होने पर अगर पहले वाली पार्टी उसको कैंसिल कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, या फिर रद्द कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये क्या कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। अब नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट में अल्ट्रेशन का। अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफिकेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब दोनों पार्टी ने अब मिल करके अपनी मर्जी से, दोनों ने अपनी सहमति से कुछ उस जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उनमें चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उनको। सो ये किस में आता है, अल्ट्रेशन में आता है। एंड रिमिशन में क्या आता है, रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेड और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। अब इसमें क्या होता है रिमिशन में, कि देखिए जैसे आपने किसी को कोई अदर पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने वो काम जो है पूरा नहीं किया, सो आपने भी क्या सोचा कि ठीक है आप उसको कम पैसे ले लोगे उस पार्टी से, एंड जितना उसने काम किया है वहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, उसने जितना काम किया उतना आप अमाउंट उसको दे दोगे, एंड जितना उसने किया उतना ही काम आप एक्सेप्ट कर लोगे। ये किस में आता है, रिमिशन में आता है। और वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसी कंडीशन के साथ आप टर्मिनेट कर रहे हो। मीन्स जितना हो गया उतना एनफ है, आपने कम अमाउंट उसको पे कर दिया, कम काम उसने आपने करवा लिया और आप उसमें आप सेटिस्फाई हो, सो आपने जो वहाँ पे है अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है वेवर। वेवर क्या होता है, अ वेवर इज द वॉलंटरी। अब इसमें क्या होता है कि जो वेवर होता है, वेव करने का मतलब होता है जब आप वॉलंटरी मना कर देते हो या किसी को फ्री कर देते हो, सरेंडर करवा देते हो, उसकी जो राइट थे, प्रिविलेज थे, उनसे सरेंडर करवा देते हो। रेगुलेटरी एजेंसीज और गवर्नमेंट्स में इशू वेवर्स टू एग्जाम्प्ट कंपनीज फ्रॉम सर्टेन रेगुलेशन। जैसे कि कुछ रेगुलेटरी एजेंसी होती हैं, गवर्नमेंट उनको क्या करती है, एग्जेम्प्ट कर देती है सर्टेन रेगुलेशन से। या फिर देखिए जैसे वेव करने का, जैसे टैक्स से कभी कभी गवर्नमेंट छूट दे देती है, तो वो किस में आता है, वेव करना, कि उनके कुछ जो राइट्स थे या उनको कुछ छूट उनको मिल गई है, वो किस में आ जाता है, वेव करने में आ जाता है। सेम ऐसे ही जो जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, अगर एक पार्टी ने कोई उसको इस तरीके की छूट दे दी कि चलो ठीक है आप उसको कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल नहीं कर पाया तो आप उसको छूट दे रहे हो, वो किस में आता है, वेवर में आता है। जो सेकंड पार्टी है, आपने उसके राइट्स को पहले ही अपनी साइड से, अपनी इच्छा से कम कर दिया, वो आता है वेवर में। अब नेक्स्ट है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन किस में आता है, जैसे कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें आपने जितना उसने काम किया आपने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया और उसी में आप सेटिस्फाई हो गए। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल हम नेक्स्ट में देखेंगे। एंड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दोनों साइड से परफॉर्मेंस डन हो गई, ये इस तरीके से हो जाएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार क्या होता है कि लॉ की वजह से भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण लॉ खुद ही ये मानता है कि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता दो पार्टीज के बीच में। वो केस कौन से होंगे, अगर एक पार्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, मीन्स एक पार्टी जो है वो दिवालिया हो गई और अब उसके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं है।
एंड अनसाउंड है, कोई जो इनसेन पर्सन है वो पागल है, अब जो वो है अपने दिमाग से सही से काम नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से आगे नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, लॉ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और दैट एक्ट इज नॉट परमिसिबल एज पर न्यू लॉ। सो लॉ जो बोलता है कानून के अनुसार, जो जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो या जिस सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर टर्म्स एंड कंडीशन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो पुराने वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का। ये सेक्शन 63 में दिया गया है। Every promise may dispense with or remit the performance of promise made to him and accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, when a lesser sum is actually paid then what is due under an existing contract and the new contract is called accord and actual payment is called satisfaction. मीन्स देखिए इसमें मैंने एक आगे एग्जांपल रखा है, जैसे रमेश है, उसका एक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है एयरटेल का। अब उसका जो बिल आया है वो आया है 1245 रुपीज़ का। अब उसको जो है ये बिल ज़्यादा लग रहा है, उसने अपने एयरटेल के रजिस्टर नंबर पर कंप्लेन किया। जो एयरटेल ऑफिशियल ऑफर था, उन्होंने उसको बोला कि 1245 रुपीज़ पे करने के बजाय आप जस्ट 1200 रुपीज़ हमें पे कर दो। एंड इसमें जो है वो कंपनी वाले सेटिस्फाई हैं इस अमाउंट के साथ। तो यहाँ पे जो 1245 जो है वो क्या है, अकॉर्ड है, एंड जो 1200 होगा वो सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि जो सेकंड पार्टी है वो उसी में सेटिस्फाई है। अब इसकी बजाय अगर वो 1245 की जगह अगर वो 1000 पे ले लेती तो 1245,000 रुपीज़ क्या होता, अकॉर्ड होता, एंड जो 1000 रुपीज़ है वो सेटिस्फेक्शन में आता। ये है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। मीन्स जितना जो अमाउंट कम हुआ है, लेसर अमाउंट में ही अदर पार्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ये आता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल पहले भी लिया था, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल अगर हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल लें कि एक हॉर्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो ए है उसने बी को बोला कि वो अपना हॉर्स सेल करेगा बी को इतने रुपीज़ में, लेकिन जिस दिन वो हॉर्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी नाइट में जो हॉर्स है वो मर गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ए है वो अपना हॉर्स उसको दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वही ख़त्म हो गया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट है डिस्चार्ज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा तब भी ख़त्म हो जाएगा। या फिर क्या हुआ कि अगर एक पार्टी, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड मान लीजिए कि वो जो है एक सिंगर था और ए सिंगर था और बी ने उसको सिंगिंग के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो उसको इतने जो है रुपीस देगा, एंड ए अगर उसकी पार्टी में वहाँ पे सॉन्ग गाता है तो सो ए जो है उससे पहले ही अगर उसकी डेथ हो गई तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा ए का वो उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि जिस काम में एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ए की थी उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी जगह गाना अब नहीं गा सकता। तो यहाँ पे अगर एक पार्टी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। या फिर इनकैपेसिटी है, एक पार्टी उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर चेंज हो गया है लो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लो कहता है कि अनसाउंड पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है एक पार्टी तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर लो में कुछ चेंज आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंडीशन चेंज होती है तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ वॉर, कि हो सकता है कि आपने किसी ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर आपकी फिर जो कंट्री है उसका वहाँ पे वॉर होने लगा तो वो भी किस में आ जाएगा, एक तरीके के वॉर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि अब जो है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अदर पार्टी के साथ वो वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ की वजह से कब कब होगा, जब एक पार्टी की डेथ हो गई है तो तब परफॉर्म नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी, अगर एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे आगे। मर्जर में क्या आता है कि अगर एक पार्टी ने कुछ कंडीशंस या कुछ
टर्म्स जो हैं अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर ली हैं, यानी उन दोनों पार्टीज़ ने उसको मर्ज कर लिया है। वो उसमें आता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बिकमिंग वेस्टेड इन द सेम पर्सन एंड जब मटेरियल अल्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी क्या रीज़न होते हैं जब लॉ की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले कि जैसे ए और बी दोनों जो है एक पार्टनरशिप में थे। अब दोनों जो है शेयर करते थे इक्वल जो उनका रेशो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। अब 50-50% मान लीजिए वो शेयर करते थे, लेकिन ए ने क्या किया, ए ने एक सी को बुला लिया, मीन्स थर्ड पर्सन को बुला लिया और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है खुद से रख दी 50-40 एंड 10। वो बी को बताया ही नहीं उसने। अब उसने मटेरियल में अल्ट्रेशन किया, मीन्स उसने जो है उसकी कंसेंट के बिना, बी पार्टी की कंसेंट के बिना सी को रख लिया एंड उसको जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऐड कर लिया कि 10% जो है वो उसको भी देंगे प्रॉफिट का। सो ऐसी कंडीशन में जो बी पार्टी है वो क्या कर सकती है, लॉ की वजह से, लॉ को ये लॉ में प्रोविज़न है कि अगर बी चाहता है तो वहाँ पे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी कंसेंट के बिना ए ने ऐसा डिसीजन लिया था। एंड लॉस्ट ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों पार्टीज़ के बीच में, उसका कोई एविडेंस ही उसके बीच उनके पास जो है नहीं रह गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस करने का एक टाइम पीरियड जो है दोनों हमेशा फिक्स करती हैं। जैसे कि आपने अगर इतने टाइम पीरियड तक रॉ मटेरियल जो सप्लाई है अगर वो कर दिया तो जो है आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और अगर आप इस टाइम तक रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाए तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो टाइम पीरियड एक गिवन होता है, और अगर वो टाइम पीरियड में अदर पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो भी क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे टर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, दैट पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसको परफॉर्म करने के लिए, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। If it is not performed and no action is taken by the promisee within the period of limitation, he cannot take legal action in the court। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि अगर मान लीजिए जो आपने दूसरी पार्टी को, जैसे हाउस सेल करने वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने बोला कि आप उसको तभी सेल करोगे जब आप उसको जितना भी कंसिडरेशन की बात हुई है वो उसको आपको 1 मंथ में दे देगा, अदरवाइज आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दोगे अगर 1 मंथ में उसने पेमेंट नहीं की तो। अब जो सेकंड पार्टी है उसने 1 मंथ में आपको पेमेंट नहीं की, तो अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है और उसने पेमेंट आपको नहीं की है। आपने पहले ये कंडीशन रखी थी, लेकिन अगर जो दूसरी पार्टी है जिसने आपसे हाउस लेने की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो आपके लिए लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो पहले ही ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने हाउस सेल करने की बात की थी, टाइम पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आप जो क्या कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सेकंड पार्टी है वो लीगल एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो अभी टाइम पीरियड है वो भी बाकी है। सो इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर लिमिटेशन ख़त्म हो गई है टाइम पीरियड की, देन जो है लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो टाइम पीरियड में ही लिया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। सो ऐसी कंडीशन में अगर लैप्स ऑफ टाइम हुआ है तो वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक लास्ट जो तरीका है वो क्या है, बाय ब्रीच। ब्रीच क्या होता है, तोड़ना, मीन्स एक उल्लंघन कर देना या फिर नहीं मानना। तो इसमें क्या आता है, वेयर द प्रोमिसर नीदर परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट नॉ टेंडर हिज परफॉर्मेंस और वेयर द परफॉर्मेंस इज डिफेक्टिव देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे देखिए, आप दोनों पार्टी, जैसे कि 2 पार्टीज़ हैं और जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेकेंड पार्टी ने क्या किया, जो कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट की थी उनको फुलफिल नहीं किया, उनको नहीं माना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं उनको तोड़ना माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जो सेकंड पार्टी है जिसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से डन की थी, तो वो क्या कर सकती है, खुद से अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, क्योंकि जो सेकंड पार्टी थी उसने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को डन नहीं किया। इट occurs when a party to the contract does be not fulfill his contractual obligation or makes it impossible। अगर दूसरी पार्टी ने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया तो जो पहले वाली पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकती है,
वो क्या कर सकती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं। अब ब्रीच भी दो तरीके का होता है, एक तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक गिवन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे जो लास्ट दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से उसके लिए क्या जो है डैमेजेस के लिए मिलते हैं, क्या डैमेजेस होते हैं, क्या उसके लिए आपको जैसे क्षतिपूर्ति वाला ऑप्शन आता है कि उससे क्या क्षतिपूर्ति मिलेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो या सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी जो है बाय ब्रीच इतना ही है कि वो जो है सेकंड पार्टी उसने उस शर्तों को पूरा नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में आप टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर जो क्लेम है उनके लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनके लिए क्लेम कर सकते हो। अब ये कंडीशन ऐसी होंगी, कैसा केस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कैसा राइट होगा, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट होगा या फिर आपके पास सिर्फ एक्सपेंसेस को क्लेम करने का राइट होगा। ये आएगा बाय ब्रीच में। अब ब्रीफ समरी क्या है, कौन कौन से सेक्शन में ये गिवन है, वेज टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय परफॉर्मेंस, जो किसमें आता है, सेक्शन 37 में आता है। अब परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था कि अगर दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस डन कर दी है तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्लाईओवर का, एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी थी और दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, एक ने फ्लाईओवर बना दिया, दूसरी ने उसको कंसिडरेशन दे दिया, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, वो परफॉर्मेंस की वजह से खत्म हुआ। सो ये किस में आता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। अब सेकंड क्या था, एग्रीमेंट और बाय कंसेंट। यहाँ पे आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं कि जैसे परफॉर्मेंस का सेक्शन क्या है, एग्रीमेंट और कंसेंट का सेक्शन क्या है। सेक्शन 62 to 64 किस में आता है, एग्रीमेंट और कंसेंट में। अब एग्रीमेंट और कंसेंट के लिए हमने पढ़ा था कि जब दोनों पार्टी आपस में अपनी सहमति से अपनी एक एग्रीमेंट के थ्रू जब अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करती हैं तो क्या कहलाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। अब वो किस किस तरीके से था, नोवेशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, रिमिशन एंड वेवर एंड विसेशन, ये सब किस में था, जो एग्रीमेंट और कंसेंट के थ्रू एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है। फिर थर्ड क्या है, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 64 में है। जस्ट अभी हमने रीड किया कि सेक्शन 62 to 64 किस में आता है, एग्रीमेंट और कंसेंट। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए क्या सेक्शन गिवन है, सेक्शन 64। इम्पॉसिबिलिटी में क्या आता है, जब कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हैं, ऐसी सिचुएशन है कि एक पार्टी अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे फुलफिल नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि जो जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वही खत्म हो गया है, जैसे हॉर्स का एग्जांपल था, हॉर्स पहले ही डाई हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खत्म हो जाएगा। या एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो चुकी है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना जो है मुश्किल हो गया है। ऐसी कंडीशन में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट फोर्थ जो है वो क्या कहता है, बाय प्रोमिसी फॉलिंग टू ऑफर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, सेक्शन 67 में कहता है, इफ द प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। या कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्रोमिसी है उसने कुछ फैसिलिटीज जो हैं उसके लिए फॉल की हैं परफॉर्मेंस के लिए, या जो प्रोमिसी है उसने अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे नेग्लेक्ट किया है, मना किया है कि वो जो है इन फैसिलिटीज़ को नहीं करेगा या अपने प्रॉमिस को डन नहीं करेगा, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ से भी होगा, डेथ से हमने पढ़ा था कि लॉ की वजह से होगा, क्योंकि जो अगर एक पर्सन जो है वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्किल्स के लिए था। अब सिंगिंग उसके रिप्रेजेंटेटिव को देखे नहीं आती है, सिंगिंग अब एक जो स्किलफुल पर्सन है जिसको सिंगिंग आती थी वही कर सकता था, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है तो वहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय रिफ्यूजिंग टेंडर और परफॉर्मेंस, अगर एक पार्टी ने मना कर दिया तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर एक पार्टी ने मना कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट से परफॉर्म करने से, वहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सेक्शन 38 में है। अब नेक्स्ट है बाय अनऑथोराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे ए और बी थे, 50-50 की शेयरिंग रेशो थी, उसने बिना बी की कंसेंट के सी को इन्वॉल्व कर लिया और उसको जो है 10% का शेयर देने का प्रॉमिस कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में बी को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि उसकी कंसेंट इसमें नहीं ली गई थी। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। हमने अभी पढ़ा कि लिमिटेशन जो पीरियड है, अगर
पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है, टाइम पीरियड जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया था उसमें दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया और टाइम जो है ख़त्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो एक पार्टी है वो उसको टर्मिनेट कर सकती है। नेक्स्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हमने पढ़ा कि जब ज़रूरी हो जाता है लॉ इन केसेस में टर्मिनेट कर देगा एक कॉन्ट्रैक्ट को, वो क्या है, अगर एक पार्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है या मर्ज कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट केस क्या कहता है, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, ये सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया है। जब एक पार्टी जो है रिफ्यूज़ कर देती है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, या फिर कुछ जो शर्तें हैं वो नहीं मानती है, उनको फुलफिल नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि या तो आपको राइट मिलेगा क्लेम करने का एक्सपेंसेस के लिए, या फिर अगर कोई उसने मेजर कुछ गड़बड़ की है दूसरी पार्टी ने, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को भी टर्मिनेट कर सकते हो। इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 2 टाइप्स की है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या डैमेजेस होंगे और क्या जो है आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे कि आप जो है डिस्चार्ज कर पाओगे कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर एक्सपेंसेस के लिए ही क्लेम कर पाओगे। एंड नेक्स्ट जो है एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।